प्रेगनेंसी के टाइम गूगल और आंटी जी दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है, कंफ्यूजन फैलाना। और आज हमारे लिए इस सेशन में आई है डॉक्टर साधना शर्मा, हु इज अ गोल्ड मेडलिस्ट MBBS MD ऑब्स एंड गायनी। डॉक्टर से जानेंगे कि क्या है वो ऐसे प्रेगनेंसी मिथ और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। सिर्फ घी खिलाने से डिलीवरी नहीं होती है, घी जाके वजाइना में नहीं डिपॉजिट होता, बच्चा फिसल के नहीं आता है। कई लेडीज को ये होता है कि हम पपाया हमने खा लिया तो एबॉर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पपाया खाने से एबॉर्शन हो जाता है। देन एक मिथ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को डबल खाना खाना चाहिए क्योंकि वो एक खुद को और एक बेबी को भी पाल रही है। देयर इज अ रिकमेंडेशन कि आपको 300 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है, नॉट कि डबल खाना है। आजकल गर्भ संस्कार सेशंस हैं, लमास सेशंस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस हैं। So mothers should try to take the advantage of these and use it to the maximum benefit of of this. नारियल खाने से क्या बच्चा गोरा पैदा होता है? प्रेगनेंसी के टाइम गूगल और आंटी जी दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है, कंफ्यूजन फैलाना। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव सेशन, व्हाट प्रेग्नेंट विमेन गूगल वर्सेस व्हाट डॉक्टर्स एक्चुअली से। और आज हमारे लिए इस सेशन में आई है डॉक्टर साधना शर्मा, हु इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट MBBS MD ऑब्स एंड गायनी। ये गुड़गांव की मोस्ट ट्रस्टेड एंड पॉपुलर गायनोकोलॉजिस्ट में से एक है एंड शी इज़ करेंटली प्रैक्टिसिंग इन मिरेकल्स हेल्थ केयर। तो हम आज डॉक्टर से जानेंगे कि क्या है वो ऐसे प्रेगनेंसी मिथ्स और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। इनफैक्ट कुछ मिथ्स तो ऐसे हैं डॉक्टर जिनको सुन के सच में लगता है रियली, आई मीन इज़ दैट व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक। तो हम जानते हैं कि वो प्रेगनेंसी मिथ्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, और आप ये ज़रूर एंड तक सुनिए और देखिए क्योंकि प्रेगनेंसी मिथ्स और प्रेगनेंसी फैक्ट्स के बीच का जो गैप है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू नम्रता। लेट्स स्टार्ट। यस, सो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट आर द 3 मोस्ट वियर्ड प्रेगनेंसी मिथ्स? ओके, सो देखो नम्रता, बहुत सारे मिथ हैं सोसाइटी में जो कि प्रेग्नेंट वीमेंस को बताए जाते हैं एंड हम इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उनसे घिरे रहते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमनली कई बार प्रेगनेंसी में बोलते हैं एंड के दिनों में बहुत ज़्यादा घी खिलाया जाता है एंड द लेडीज़ कई बार उसको टॉलरेट भी नहीं कर पाती हैं, बट वो खिलाते हैं कि नहीं इससे बहुत स्मूथ डिलीवरी हो जाती है। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, सिर्फ घी खिलाने से डिलीवरी नहीं होती है। ये बहुत एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया गया था क्योंकि उस ज़माने में लेडीज़ को बहुत अच्छी डाइट नहीं दी जाती थी, तो लेबर से पहले उन्हें घी इसलिए खिलाया जाता था ताकि उनको एनर्जी के लिए एटलीस्ट घर वाले कुछ घी खिला दें। लेकिन ये प्रथा चलती आ गई, राइट? लेकिन आजकल की फीमेल्स को डाइट अच्छी मिलती है, लेकिन प्रथा वहीं की वहीं रह गई। बट आजकल की हमारी लेडीज़ की डाइट अच्छी है, घी जाके वजाइना में नहीं डिपॉजिट होता, बच्चा फिसल के नहीं आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी इज एक्चुअली द एक्सरसाइजेज एंड आप कितना एक्टिव हैं और आप कितना अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस का फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन कंज्यूमिंग दैट एक्स्ट्रा घी। इनफैक्ट जिन लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या कोई और मेडिकल कंडीशन है लाइक हाइपरटेंशन एंड ऑल, उनको तो हम घी इनफैक्ट एक्स्ट्रा मना करते हैं। सेम वे कई लेडीज़ को ये होता है कि हम पपाया हमने खा लिया तो एबॉर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पपाया खाने से एबॉर्शन हो जाता है। इनफैक्ट जो पपाया के जो सीड्स होते हैं दे आर एबॉर्टिफिशिएंट्स। उनको कई बार यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में टू यूज़ एज अ एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स। इसलिए हम जनरली रॉ पपाया को मना करते हैं कि आप वो मत खाइए, राइट? बट अ राइप पपाया इन अ स्मॉल क्वांटिटी कैन बी टेकन। सिमिलरली pineapple in large quantity, yes, they can induce contractions, but a small amount of pineapple can be taken. Then एक मिथ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को डबल खाना खाना चाहिए क्योंकि वो एक खुद को और एक बेबी को भी पाल रही है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आप एक्स्ट्रा अगर खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा वेट गेन करेंगे, विच इज़ ऑल्सो
नॉट गुड। तो इनफैक्ट देर इज अ रिकमेंडेशन कि आपको 300 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है, नॉट कि डबल खाना है। सो सी ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिथ्स हैं जो कि एक्चुअली विच आर नॉट राइट एंड दे आर नॉट साइंटिफिकली अप्रूव्ड। करेक्ट करेक्ट, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था एक्चुअली, ये सारे मैंने भी सुने हैं मिथ्स एंड अभी तक मुझे भी नहीं पता था, सो आपकी बात से मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली एंड आई होप व्यूअर्स को भी मिली होगी, आई एम श्योर ऑफ इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में माँ का कितना रोल होता है? माय डियर, चाहे रूट नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इट इज़ द मदर हु इज़ कैरिंग द बेबी एंड इज़ नर्चरिंग अ न्यू लाइफ इनसाइड हर। तो माँ का पूरा पूरा रोल है, वन, शी हैज़ टू बी एक्टिव, शी हैज़ टू मेंटेन एक अच्छा डाइट, क्योंकि उनको खुद को भी सस्टेन करना है और उनको एक अपना फीटस को भी सस्टेन करना है। राइट, देन शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर मेंटल हेल्थ एज वेल, बिकॉज जब वो इतने सारे चेंजेस उनकी बॉडी में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं। सो शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर फिजिकल हेल्थ, ऑफ हर मेंटल हेल्थ। एट द सेम टाइम द रोल कम्स ऑफ हर एक्सरसाइजेस। उसी के दौरान आपका जो ये रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये जब आप बीच बीच में आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलते हैं ना, शी सपोर्ट्स यू, शी प्रमोट्स यू फॉर दी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज, शी अपलिफ्ट्स यू। राइट राइट, बिकॉज इसमें ना बीच बीच में आपके इतने अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, तो एज अ कपल जब आप मिलते हो तो आपको बहुत अपलिफ्टमेंट फील होता है आपको। देन आपको एक्सरसाइज के लिए, कई बार आपको एंटीनेटल योगा क्लासेस के लिए सपोर्ट करते हैं, आपका एक अपना सपोर्ट ग्रुप बनता है। राइट, सो मदर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन आपके लिए गर्भ संस्कार सेशन, आजकल एरा इज़ वेरी गुड, टेक्नोलॉजी इज़ सो एडवांस, सो आई थिंक मदर्स को बहुत एडवांटेज है और हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए एक अच्छे फ़ायदे के लिए। सो आजकल गर्भ संस्कार सेशंस हैं, लमास सेशंस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस हैं। सो मदर शुड ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दीज एंड यूज़ इट टू द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ऑफ दिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगेन इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ऑल्सो आपने मेंटल हेल्थ की बात की, सो मेरे को दिमाग में आया कि वी ऑफन टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट अ लॉट ऑफ वुमेन सफ़र और गो थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरिंग। इज़ दैट टर्म लाइक ये ऐसा होता है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ मिथ एंड डिप्रेस होने की क्या बात है। सो आई वांटेड टू नो अबाउट इट। It is a entity, it is known as postpartum blues. Okay. ठीक है, जिसमें कि मदर को फ्रीक्वेंट क्राइंग स्पेल्स होते हैं और इसको जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर लें उतना अच्छा होता है। और यहाँ पे रोल आता है आपके फैमिली का, आपके स्पाउस का। इसीलिए क्योंकि देखिए जब मदर डिलीवर हो जाती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, मदर का रोल बहुत बड़ा है। मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी और वो राउंड द क्लॉक का काम है, ऑब्वियसली वो कोई और नहीं कर रहा है। तो बीच बीच में मदर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसका इम्यूनिटी डाउन है, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है चाहे सिजेरियन, उसका बॉडी अभी बहुत टायर्ड होता है। वो भी कैटाबॉलिक फेज से गुजर रही है, तो उसकी बॉडी में बहुत ब्रेक डाउन चल रहा है। तो उनको प्रॉपर डाइट देनी है, उनका स्लीप इन एडिक्वेसी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो पूरे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ताकि बीच बीच में मदर को रेस्ट मिले, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो स्लीप इन एडिक्वेसी होता है ना, इसकी वजह से और मदर को जब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, या कई लोगों का मिथ होता है कि मदर को प्रॉपर डाइट नहीं देनी, प्रॉपर वाटर नहीं देना होता, हाइड्रेशन नहीं देते हैं, तो क्या होता है अगर मदर को डाइट नहीं मिल रही, स्लीप नहीं मिल रही, बच्चा बहुत फीड के लिए ऑब्वियसली उनको कई बार उठना पड़ रहा है, तो मदर के वो फ्रीक्वेंट क्राइंग स्पेल्स होते हैं विच इफ़ नॉट टेकन अ राइट केयर एट अ राइट टाइम, तो वो फर्दर वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। अगर वो सिवेरिटी हमने टाइम पे नहीं पहचानी तो येस इट कैन इट कैन गो इनटू सिवियर डिप्रेशन एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू सुसाइडल अटेम्प्ट्स ऑल्सो। इसको टाइम पे डिटेक्ट करके टाइम पे ट्रीट कर लेना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। सो वी शुड बी वेरी विजिलेंट। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि it is not the lady who is pregnant, it is the couple who is pregnant, and the whole family has to support that lady. So true, actually family support बहुत ज़रूरी है इसमें, because you know it's the whole family and the child is there for the whole family, so I think सबका equal involvement होना चाहिए, at least in terms of supporting the mother. Yes.
राइट, एंड ऑल्सो सिंस यू टॉक्ड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर का डाइट है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, वो कितना ज़रूरी है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है व्हेन द बेबी इज़ डिलीवर्ड आफ्टर बर्थ? व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड द मदर फॉलो? देखिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन मदर की डाइट से है। तो मदर की डाइट का अच्छा होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी एक मिथ है जो पहले के ज़माने से चला आ रहा है कि मदर को डाइट में ना रोटी नहीं देते हैं कई लोग। कई लोग पानी नहीं देते कि वेट बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मदर को प्रॉपर रोटी सब्जी देनी है, इनफैक्ट लेग्यूम्स दालें वगैरह देनी है। गैलेक्टोगोग्स में अब घी वगैरह होता है, आप उसमें जीरे का छौंक देते हो, आप उसमें सौंफ एंड अजवाइन वगैरह ये सब आप डाल सकते हो। इन सब से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसमें आपको प्रोटीन का इंटेक वो हमारा दालों से आ गया, हमारा कार्ब्स ये भी हमें देना है। जब हम घी डालते हैं तो वहाँ से हमारा फैट का इंटेक आ गया। तो हमारा फैट का प्रोटीन हमें सब देना है, क्योंकि जब मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो इस समय पे एनर्जी रिक्वायरमेंट मदर की बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट वी हैव टू सप्लीमेंट द मदर इन सच अ मैनर दैट कि जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करें। सेकेंड, जो प्रोटीन इनटेक है वो मदर को हम प्रॉपर करें ताकि उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो अच्छा बने। थर्ड, जब मदर फीड करा रही हैं तब उनकी बॉडी से बहुत कैल्शियम जा रहा है। जितना हम प्रेगनेंसी में तो सब बड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं कैल्शियम एंड ऑल, बट माय डियर, जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही होती है तो कैल्शियम की डिमांड डबल हो जाती है। तो हमको वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि उस दौरान भी हमको मदर को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी शुड बी गिविंग हर मिल्क ट्वाइस डेली। चाहे सिजेरियन भी हुआ होता है तो भी हमको कैल्शियम एंड मिल्क देना होता है। ये मिथ है कि दूध देने से टांके खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी हैव टू गिव मिल्क टू द लेडी बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनकी अपनी बोन हेल्थ भी बनी रहे। सो diet has a direct correlation with the quality of the breast milk. Okay. Also, it leads me to another question, which is that we talk about breast milk, we talk about feeding the correct kind of diet to the mother. बट उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मदर फीड नहीं करवा पाती या ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, नहीं बनता है फॉर वेरियस रीजंस। एंड व्हाट आई हैव हर्ड यू नो फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, पीपल से दैट अगर आप फीड नहीं करा पा रहे तो आप एक पूरी तरह से माँ हो ही नहीं। इट्स नॉट अ मिथ, आई नो, बट इट्स अ टैबू। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहली तो चीज़ ये है कि थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है फ्रॉम द साइड ऑफ अ मदर, from the side of a doctor, from the side of a lactation consultant and from the side of a family. Correct. जहाँ आप ये किसी भी एफर्ट, किसी भी चेन में आपका कोई लिंक टूट जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है। Right. तो पहला जो एक हफ्ता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट आवर इम्पॉर्टेंट होता है डिलीवरी के बाद। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है, तो हम इमीडिएटली पहले तो मदर एंड बेबी का कॉन्टैक्ट कराते हैं। तो क्योंकि वहाँ से ही हमें वो बॉन्डिंग करनी होती है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना होता है। सिमिलरली जैसे ही बेबी मदर के पास होता है, हमें इमीडिएटली लैचिंग शुरू करवानी होती है। देखिए, जब बच्चा आया है तो मदर और बेबी दोनों ही न्यू हैं, राइट? तो हमें वो लैचिंग मदर को भी सिखानी है, ऑब्वियसली बेबी को भी सिखानी है। Correct. तो वहाँ पे एक लैक्टेशन कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई भी सीख के नहीं आया, Correct, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल रिफ्लेक्स। वन हैज टू लिटरली पुट एफर्ट। देन देयर आर सर्टेन मेडिसिन अवेलेबल जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। और जैसा मैंने अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि देयर आर सर्टेन सिंपल होम रेमेडीज, जो गैलेक्टोगोग्स होते हैं, जो दालें हैं, जो घी, आपको मैंने जीरा बताया, आपको मैंने सौंफ बताए, सेसम सीड्स बताए हैं, अब घी बताया, इन सब से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये जो शुरू के 7-10 दिन होते हैं ना, इनमें डेफिनेटली आप एफर्ट डालते हैं। जब आप एफर्ट डालते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन होगा ही होगा, ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश होगी ही होगी। मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग, वो होना ही होना है। अदरवाइज इसके अलावा नहीं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पंप, आजकल ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल हैं, उससे।
लेकिन अगर थर्ड हम सिनेरियो वर्स्ट सिनेरियो हाँ. लेते हैं कि उसके बाद भी नहीं हुआ, तो ऐसा कोई टैबू नहीं है कि आप मदर नहीं हैं, ठीक है। मदर का फीडिंग का इनका आपस में कोई ऐसे कोई कोरिलेशन नहीं है, इमोशंस स्टिल आर देयर। So don't just label yourself like that you're not a mother. Don't judge yourself just because of that. I think personally, it has really helped me because बहुत time तक I was very concerned about what people would say because I couldn't do it for my child, and then Amrita, just to this thing, देवकी ने भी अपने किसी पुत्र को दूध नहीं पिलाया था, बट स्टिल देवकी को भी माँ देवकी बोला ही गया है। So very well said, doctor. Personally, it has really helped me because I really wanted this kind of information, या फिर एक होता है ना कि कई बार आसपास के लोग they are well wishers, but sometimes they say something which really hurts you. I have gone through that, and might be there are so many viewers who might have gone through the same kind of situation. True. So this was very helpful personally also for me. So coming back to the myths. कई बार ऐसा होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के पेन से बचने के लिए सी सेक्शन ऑप्ट कर लेती हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखो नम्रता, ठीक गलत वैसे कुछ नहीं होता है। एवरी लेडी हैज़ अ फंडामेंटल राइट ओवर हर बॉडी, राइट। बट जो पेशेंट मेरे पास आते हैं जो मुझे बोलते हैं इलेक्टिव सेक्शन हम कराना चाहते हैं, आई ऑलवेज से देम, आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन फर्स्ट, बट आई ऑलवेज काउंसिल देम। फर्स्ट, यू डोंट नो अबाउट योर पेन थ्रेशहोल्ड, राइट। सो जब आपको पता ही नहीं है कि आपका पेन थ्रेशहोल्ड क्या है, तो फिर लेट्स टेक अ चांस। पहली चीज़, लेट द लेबर सेट इन, तब देखते हैं। सेकेंड, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, राइट। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल अबाउट लेबर एनाल्जेसिया। आजकल एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अवेलेबल है, जिसमें कि जब आप 3 सेंटीमीटर होते हो तो आपको इन्वेजिवली आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपकी पूरी डिलीवरी मतलब पेनलेस होती है। नहीं तो आपको गैशियस एनेस्थीसिया एंटोनॉक्स दिया जाता है, वो भी एक पेनलेस डिलीवरी का एक मैकेनिज्म है, जिसमें कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप पेनलेस रहते हैं और सिर्फ पुश करने के टाइम पे आपका वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है। सो व्हेन सच टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल एट योर हैंड, देन व्हाई नॉट टू टेक द चांस फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। ये तो बात आती है टेक्नोलॉजी की, बट देन देयर इज अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग नॉर्मल डिलीवरी। जब हम नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बच्चा होता है, फर्स्ट जब बच्चा नॉर्मल विजाइनल कैनाल के थ्रू से निकलता है, देन देयर बच्चे के लंग से कुछ फ्लूइड स्क्वीज आउट होता है, तो बच्चे को जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं उनके इंसिडेंट्स कम होते हैं। सिमिलरली जब बच्चा विजाइनल फ्लोरा के थ्रू से आता है, तो बच्चे को बाद में एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एस्थमा के चांसेस, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इंसिडेंसेस कम होते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि हमको जनरली सब में नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, एंड सिजेरियन तभी करना चाहिए व्हेन इट इज़ इंडिकेटेड। व्हेन इट इज़ नॉट इंडिकेटेड, वी शुड नॉट गो फॉर इट। इन फैक्ट आपको अगर मैं ये बताऊं, मतलब एज अ लेमैन मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि सिजेरियन पहली बार जब डिवाइस हुआ था तो ये एज अ डेस्परेट मेजर डिवाइस हुआ था टू सेव द बेबी इन अ डाइंग मदर। जब ये पहली बार हुआ था, राइट। एंड काफ़ी 200 सालों तक तो ये सिर्फ उनमें ही किया जाता था कि डाइंग मदर्स में बच्चा बचा लिया जाए। एंड पहली बार इन 1500 ये सिजेरियन तब हुआ था जिसमें मदर एंड बेबी दोनों सेव किए थे। ये तब से ऐसे चला रहे हैं। और आजकल येस इट हैज़ बीन चेंज्ड ओवर द इयर्स। सिजेरियन का सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि हाँ, आपके पास टाइम कन्वीनियंस होती है, आप मुहूर्त से कई बार आप करा लेते हैं, आपके पास एक वो होता है। सो बट still I have this thing that since you don't know about the pain threshold, and if there is no contraindication for a normal delivery, one should try out. हाँ, अगर वहाँ पे आपसे नहीं टॉलरेट हो रहा है, then that option of cesarean is always open. But that should be the last resort. We must try for normal delivery as much as possible. We should try. But ऐसा भी मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर्स खुद ही सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करवा देते हैं, सेइंग दैट देयर इज अ कॉर्ड अराउंड बेबीज नेक और इमरजेंसी है, मे बी फॉर देयर ईज और मे बी फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट। आई मीन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सी,
इलेक्टिव सिजेरियन की अपनी इंडिकेशंस हैं. कॉर्ड अराउंड नेक एज यू सेड इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर इलेक्टिव सिजेरियन. इलेक्टिव सिजेरियन किया जाता है जैसे कि ब्रीच है, बच्चा उल्टा है, या प्लेसेंटा प्रीविया है. जो प्लेसेंटा होता है मतलब जिसके थ्रू बेबी को सारा सप्लाई मिलता है, वो ही पूरा नीचे तक है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीवियास बोलते हैं. दैट इज टाइप 2, 3 और 4. टाइप 2B ऑनवर्ड्स उनमें इलेक्टिव सिजेरियंस होता है. या बेबी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है. मतलब देयर आर सर्टेन हाई रिस्क कंडीशन जिनमें कि हम नॉर्मल ट्राई ही नहीं कर सकते. ये होते हैं इलेक्टिव केसेस. या फिर इमरजेंसी केसेस है. इमरजेंसी केसेस होते हैं कि हम लेबर ट्राई कर रहे थे, लेकिन नाउ वी कैन नॉट गो फर्दर फॉर अ ट्रायल ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी बिकॉज या तो बच्चे की धड़कन कम हो रही है, दैट इज अ फीटल डिस्ट्रेस, या बच्चे ने पॉटी कर दिया, दैट इज अ मेकोनियम, या हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं बट देयर इज अ नो प्रोग्रेस, द लेबर इज गोइंग टू स्लो एंड नाउ इट इज नॉट हेल्दी फॉर अस to wait for more. So these are the emergency indications. तो कई बार ये वाली जब indication, see when we say these are the emergency indication, we always clearly tell the indications. We make the parents understand कि look these are the findings. जब हम लेबर मॉनिटर करते हैं तो हमेशा round the clock CTG, that is a cardiotocograph, ये मदर के टमी पे बच्चे का मिनट टू मिनट, सेकेंड्स टू सेकेंड्स बच्चे का फीटल हार्ट मॉनिटर हो रहा होता है. तो जब मदर लेबर में होती है तो इट इज़ लाइक बच्चा ना सॉर्ट ऑफ, आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडमिल पे चल रहा है. तो हमारे पास सेकेंड टू सेकेंड बच्चे का फीटल हार्ट चल रहा है. तो जब मदर लेबर में है तो वो बच्चा उस पूरे लेबर के दौरान ट्रेडमिल पे चल रहा है और हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चा कितना लेबर को सह पा रहा है. और हमें एंड तक ये दिख रहा है कि ओके बेबी ठीक से लेबर सह पा रहा है, और अगर सब स्मूथ है तो हम एंड तक नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर पा रहे हैं. लेकिन अगर बीच में हमें लगता है कि बेबी इज नॉट एबल टू टॉलरेट, हमें दिखता है कि नहीं ये डिस्ट्रेस हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर फाइंडिंग्स हमें लगता है अभी तो नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी दूर है, देन डेफिनेटली वी माइट हैव टू रिजॉर्ट फॉर सिजेरियन. तो ऐसे कभी कभी केसेस होते हैं कि हम ट्राई नॉर्मल का कर रहे हैं, पेशेंट को 3-4 घंटे से पेन भी है, बट स्टिल नाउ वी कैन नॉट वेट फॉर फर्दर. बट येस, कॉर्ड अराउंड नेक इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन. सो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी से बात को समझाया, विच मेड सो मच सेंस नाउ. थैंक यू. ऑल्सो वी स्पोक अबाउट फैमिली सपोर्ट फॉर द मदर, बट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पार्टनर का सपोर्ट एक प्रेगनेंसी जर्नी में कितना ज़रूरी है एंड क्या रोल है पार्टनर का इसमें? पार्टनर का तो बहुत ही बड़ा रोल है, बिकॉज as I said earlier also, I think because it is not that the lady is pregnant, it is the couple who is pregnant. Correct. Because they both are about to bring a child into this world, and it is their responsibility. So the responsibility starts from the day of conception. The mom to be will be undergoing lot of physical changes, lot of mental changes. So the partner has to support her. तो हर बार जैसे चेकअप के लिए जितना हो सके, मतलब आई अंडरस्टैंड कि पार्टनर की अपनी मीटिंग्स हैं, अपना ऑफिस है, पर जितना हो सके साथ में चेकअप के आना. देन हाउस होल्ड कोर्स में जितना हेल्प कर सकें करना. देन कई बार होता है जैसे एक्सरसाइज में, मैं तो ये बोलती हूँ कि आप साथ में वॉक्स पे जाइए, इट विल हेल्प इन डूइंग मोर बॉन्डिंग, यू नो, बॉन्डिंग भी ज़्यादा होती है. यू विल डिस्कस, जो आपकी जो फीमेल होती है वो अपनी दिन भर की प्रॉब्लम्स आपको बताएगी, इट विल हेल्प मोर. देन कई बार लेग क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, यू मसाज इट, सो दिस विल हेल्प मोर. लमाज सेशंस होते हैं, आपके एक्सरसाइज सेशंस होते हैं, उसमें आप साथ में जाइए जितना आपका टाइम परमिट करता है. एंड लिसन टू हर प्रॉब्लम्स. सी समटाइम्स ऐसा होगा कि प्रॉबेबली आपके पास आंसर देने के लिए कुछ नहीं होगा, राइट? हो सकता है वो सिर्फ डॉक्टर ही देगा, but just be an ear to her problems. That will solve so many things. So be an emotional support, a moral support to her, and help wherever she will demand that physically. So yes, that's a very, very important role for a partner. That's what I feel. And I think all the husbands and partners must listen to this. Doctor has made very valid points. I think pregnancy journey में mentally, emotionally, physically हर तरह का support is really required for the lady, and the partner can understand that and
do the best that he can. आई थिंक मेरे जितने भी पेशेंट सुन रहे होंगे ना, हाँ. वो सब समझ रहे होंगे, स्पेशली उनके हस्बैंड्स. करेक्ट करेक्ट. सो डॉक्टर, प्रेगनेंसी के अराउंड ऐसा भी कहा गया है दैट फॉर विमेन हु वांट टू हैव नॉर्मल डिलीवरी, उनको बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए या बहुत पोछा लगाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए सारे टाइम, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ओके, सी द थिंग इज दैट येस, आपको एक्टिव रहना चाहिए अनटिल अनलेस आपकी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी इंडिकेशन है जिसमें हम एज अ डॉक्टर आपको रेस्ट एडवाइस करें. क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं तो आपका एक तो होता है कि आपका वेट गेन ऑप्टिमम रहता है, बिकॉज वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपका बेबी का जो वेट है वो भी एक अप्रोप्रिएट लेवल पे ग्रो करेगा, राइट. सेकेंड थिंग ये होता है, जो आपका पोछा लगाने वाली चीज़ है ना, देखिए क्या होता है उसमें, जब आप बैठते हैं तो वो बिल्कुल ही लो लेवल पे डीप स्क्वाट हो जाता है, राइट. वो आप स्टार्टिंग से नहीं करते हो. तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये एंड में आती हैं. अब जहाँ देखिए, ये अब अगेन मैं आपको बोलूँगी कि ये होता था जब हम बहुत पुराने ज़माने में अब चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स को सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स ही बताए जाते थे. तो वहाँ पे हम ये वाली एक्सरसाइजेज ही बोलते थे. अब आजकल वी ऑल फीमेल्स आर वर्किंग, तो हमारे पास ये टाइम नहीं है कि घर में बैठ के हम ये सब करें. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्वालिटी टाइम निकालना है एक्सरसाइज के लिए. तो हमको सिर्फ 10 मिनट प्राणायाम के लिए निकालने हैं, उसी को वाइंड अप करना है विद सम बटरफ्लाई स्ट्रेचेस, राइट. जनरली आई ऑलवेज टीच माय पेशेंट्स कि हमको किस तरीके से ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस को ऐड करना है. और फिर हमें जहां हम अब थर्ड ट्राइमेस्टर में जब हम स्टार्ट होते हैं, हमको कैसे शैलो स्क्वाट्स ऐड ऑन करने हैं. और ये जो पोछा लगाने वाली चीज़ है ये आ जाता है डीप स्क्वाट्स या डक वॉक जिसको बोलेंगे, ठीक है. ये बिल्कुल वो वाली पोजीशन आ गई है. ये हम शुरू में नहीं करेंगे, बिकॉज शुरू में ये दिस विल पुट अ स्ट्रेन ऑन योर लोअर बैक एंड ऑन योर नीज विच कैन हार्म. तो ये वाली जो चीज़ें आएंगी ये आएंगी अराउंड 36 वीक्स ऑनवर्ड्स. तो मतलब अगर हम लेमैन वर्ड में आपको मैं बोलूँ तो रफली 8 मंथ ऑनवर्ड्स. तो ये वाली एक्सरसाइजेस का वहाँ रोल आएगा. Yes, exercises play a good role in achieving normal delivery. क्योंकि normal delivery सिर्फ डॉक्टर की वजह से नहीं होती है. नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट का, डॉक्टर का, बेबी की पोजीशन का, आपकी बॉडी का, सबका रोल होता है. सो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज और ना ही सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस, आपकी बॉडी के भी टिश्यू के कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. So everything plays a role, and you should be in a very accepting mode कि okay and listen to your body. You should always listen to your body. ऐसा नहीं है कि मेरे को पेन हो रहा है और मैं करे जा रही हूँ कि मुझे तो नॉर्मल कराना है, ऐसा नहीं है. Always listen to your body. That is very valuable. Actually, personally also I know somebody जिसने ऐसा किया था because of pressure of her mother-in-law, and she was actually mopping the floor, whereas they have house help and everything. But वो सिर्फ एक normal delivery हो जाए, उसके बाद भी उसकी normal delivery नहीं हुई थी because of some complications. So आपने बहुत interesting एक myth bust किया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पोछा लगाएंगे तो normal delivery होगी. It depends on so many other things that you have talked about. One more question I have that प्रेगनेंसी के बाद जब हम डिलीवर करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ वेट गेन, एंड अ लॉट ऑफ विमेन आर अंडर दिस प्रेशर ऑफ लूजिंग दैट वेट. तो आपके हिसाब से व्हाट इज दैट आइडियल टाइम और अ प्रैक्टिकल टाइम जितने में वो वेट हम हेल्दी वे में लूज कर सकते हैं? राइट. देखिए क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग. करेक्ट. जैसा मैंने बोला कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो काफ़ी फीमेल्स का तो अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो वो खुद हेल्प करता है वेट लॉस करने में. राइट. आप बहुत ज़्यादा घी का इंटेक उस दौरान पे ना करें. आपको डाइट अच्छी रखनी है, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल बी टेकिंग टू मच ऑफ घी. जैसे कि मिथ होता है कई बार ना, क्या होता है कि कुछ फैमिलीज 7 kg, 10 kg, 13 kg घी लेके आते हैं कि ये तो हमें मदर को 1 महीने में खिलाना है. सो डोंट इंडल्ज इन दैट प्रैक्टिस बिकॉज दैट विल जस्ट लीड टू एक्सेसिव वेट गेन. सो हर चीज़ का एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंटेक किया जाना चाहिए. एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग डज हेल्प इन वेट लॉस. राइट. देन सेकेंड चीज़ आ जाती है, इन केस
आपका नॉर्मल डिलीवरी हो गया है, तो जो हमारे नॉर्मल पेरिनियल पे स्टिचेस आते हैं जनरली वो 10 डेज टू 14 डेज में हील हो जाते हैं। तो उसके बाद हम अलाउ कर देते हैं एक्सरसाइजेस, तो दे कैन गो फॉर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, कीगल्स एक्सरसाइजेस एंड नॉर्मल वॉक्स एंड ऑल। तो जनरली वो 6 to 12 वीक्स में इफ दे आर वेरी रेगुलर इन दैट, वो रिज्यूम बैक कर लेते हैं अपना एब्डोमिनल टोन एंड अपना वेट, राइट। वर्सेस टू सिजेरियंस, जो सिजेरियन पेशेंट्स होते हैं डेफिनेटली क्योंकि वो ऑपरेशन है तो उनको रिकवरी में थोड़ा सा नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्टिचेस में पर से जो स्टिच लाइन जो हील होती है वो 7 डेज में जुड़ तो जाती है, बट इंटरनल हीलिंग होते होते 3 वीक्स लग जाते हैं। तो जनरली 1 मंथ के बाद ही हम उनको नॉर्मल वॉक्स पे अलाउ करते हैं एंड प्रॉपर एक्सरसाइजेस हम 3 मंथ्स के बाद अलाउ करते हैं। सिमिलरली उनके लिए भी यही एडवाइस रहेगी कि टू मच ऑफ घी का इंटेक मत करिए, बट येस प्रॉपर डाइट आप अपनी लीजिए, मतलब कार्ब्स प्रोटीन्स वगैरह ज़रूर लेने हैं। आफ्टर 1 मंथ जब आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस करेंगे, देन within a span of 6 to 10 months, you should be able to lose the weight. All right. But then, of course, it needs your diligent efforts. Yes, and there should be no rush as such. Yeah, there should not be any rush. Like even I had 2 cesareans, and I had gained almost 16 kgs after my second child. Wow. And I lost around that 20 kgs in 1 year time. And so I think from doctor's experience also we can say that you should take your time, and आप जैसा आपने कहा कि अपनी बॉडी को समझ के उसके हिसाब से we can take it slow and easy. Always listen to your body, love your body, respect your body. Yes. Also we talked about diet after pregnancy. तो कई बार एक फिक्स डाइट होती है जो मदर्स या नानी दादी बना के दे देती हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि तला हुआ मत खाओ, डाइट कोक, डाइट पेप्सी और एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस, बेसिकली बेवरेजेस नहीं पीने चाहिए, या फिर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, सर ढक के रखना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये हैं तो सारे मिथ ही, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो शुरू के जो 40 डेज़ हैं, अगर मैं इसको साइंटिफिक बेसिस पे एक्सप्लेन करूँ, ये जो शुरू के 40 डेज़ हैं विच इज़ 6 वीक्स, यहाँ पे मदर का इम्यूनिटी कम होता है। और सिमिलरली अभी आपका बेबी न्यू बॉर्न है, उसका भी इम्यूनिटी कम होता है। तो रिलेटिवली हमको ज़्यादा आपको आउटसाइड के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहिए। सेम वे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स को भी आपको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक एज ओल्ड कॉन्सेप्ट से निकल के आया है। क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था ना, जैसे आइसोलेशन में रखते थे, कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि मदर का इम्यूनिटी कम है, शी इज एट अ रिस्क ऑफ गेनिंग इन्फेक्शन एंड द सेम थिंग गोज फॉर अ बेबी। तो यहाँ पे जो रिस्क है कि मदर को कहीं इन्फेक्शन ना हो, तो हमें लिमिट करना है आउटसाइडर्स को। तो ये कॉन्सेप्ट आया वहाँ से है। बाकी इसका वो वक्त के साथ चलते चलते वो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो गए हैं कि अब ये भी ढक के रखो, ये भी करके रखो, वो सारे मिथ हैं। बट पर से सिर्फ इतना ही है कि इम्यूनिटी डाउन है, तो बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं, एंड बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स, जब तक बच्चा एटलीस्ट 6 वीक्स का नहीं हो जाता, अपने रिलेटिव्स को भी लिमिट करिए। ओके, बिकॉज कई लोग मैंने देखा है अभी भी, जैसे अगर बच्चा जून में डिलीवर हुआ है, भरी गर्मी है, तो भी एसी बंद करके, पंखा बंद करके, द मदर इज लाइंग विद एवरीथिंग कवर्ड, बच्चे को भी उन्होंने डबल ट्रिपल ढक के रखा है बिकॉज ऑफ दैट एज ओल्ड सेइंग। हाँ, नहीं, बट ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ये गलत होता है, बिकॉज कभी कभी इससे बच्चे को हाइपरथर्मिया भी हो जाता है, राइट। डिक्टम क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे, पहले तो आपको कंफर्टेबल होना है, मदर को मतलब कि, और जिस टेम्परेचर पे मदर कंफर्टेबल है, बच्चे को एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है। सिर्फ इतना सा डिक्टम है। तो आप एसी चला सकते हैं, सपोज करिए आप 26 या 27 पे कंफर्टेबल, मैं अब ये नहीं कह रही कि आप 18 पे चला के बैठ जाएं, ठीक है। आप सपोज 25 या 26 पे कंफर्टेबल हैं, तो आपने जितनी लेयर ऑफ क्लोथिंग पहनी हुई है, आप बेबी को एक लेयर एक्स्ट्रा पहना दें, दैट इज द ओनली डिक्टम।
पर एसी चला सकते हैं। यस, ओके। द मदर हैज़ टू बी कंफर्टेबल। अगर मदर कंफर्टेबल नहीं होगी, अगर मदर खुद ही स्ट्रेस में है, खुद ही वो इतनी दुखी है, तो वो फिर ब्रेस्ट मिल्क कैसे बनेगा? करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग इज कि मदर को तो कंफर्टेबल करना है ना, जितना वो लविंग मोड में होगी तभी तो ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आएगा। सो फैमिली हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट कि जितना हम मदर को डाइट अच्छी देंगे, जितना लविंग एनवायरनमेंट अच्छा देंगे, जितना उसको कंफर्टेबल करेंगे, तभी मदर का मिल्क अच्छा बनेगा और तभी आपका जो भी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है Yes. वो अच्छे से फीड ले पाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतने सारे मिथ्स के बारे में एक्चुअली उनके पीछे सच्चाई क्या है वो पता चली। इट वाज सच एन इंटरैक्टिव सेशन, बट अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, वील हैव लाइक अ रैपिड फायर राउंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, वेरी वैलिड क्वेश्चंस, और उनके बारे में वी नीड टू नो फ्रॉम यू, फ्रॉम द डॉक्टर। ओके, सो कैन आई स्टार्ट? श्योर। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्टमक पे सोना सेफ है? Start making the habit of lying more on a left or right. फर्स्ट ट्रिमेस्टर से ही धीरे धीरे हैबिट बनाइए कि स्टमक पे ना सो, क्योंकि जैसे जैसे स्टमक बढ़ेगा आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हैबिट बनाना शुरू कीजिए। बट इज देयर अ प्रेफर्ड साइड, लेफ्ट या राइट? ईदर ऑन अ लेफ्ट और ऑन अ राइट। ऑल राइट। ऑल्सो प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर डाई या कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं? प्रेफरेबली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं, उसमें आप डाई ना यूज़ करें। Okay. उसके बाद आप करें, प्रेफरेबली उसमें भी आप अमोनिया फ्री यूज़ करें या ऑर्गेनिक डाई वाले यूज़ करें। एंड कॉस्मेटिक्स में भी जब आप यूज़ करें तो आप देखें कि जनरली वो ऑर्गेनिक वाले हों, उसमें आइसोट्रेटिनॉइन वगैरह ये वाले क्रीम्स ना हों। ऑल राइट। क्या प्रेग्नेंट वुमेन आइसक्रीम खा सकती है? येस, बट देन यू हैव टू सी कि जो लोकल वेंडर्स वाले हों वो ना हो। यू शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड एट एनी कॉस्ट। Okay. तो अ गुड कंपनी, येस यू कैन। एंड व्हाट अबाउट चाय या कॉफ़ी? प्रेगनेंसी के टाइम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं? कितनी पी सकते हैं? चाय कॉफ़ी आप पी सकते हैं, बट यू हैव टू लिमिट द इनटेक। यू कैन हैव 1 to 2 कप पर डे। तो जो डिक्टम होता है, अगर साइंटिफिक बात करूं तो 200 mg पर डे। Okay. तो आपको बेसिकली आप माइल्ड कॉफ़ी आप 1 से 2 कप रोज़ का पी सकते हैं। Okay. अगर आपको एसिडिटी है देन आपको और थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा। ऑल राइट। और क्या क्यूट बेबीज़ की फोटोग्राफ देखने से बच्चा भी क्यूट पैदा होगा, बिल्कुल उन बेबीज़ के जैसा? सारे बच्चे क्यूट होते हैं यार। Yes. But still a lot of people think like that. या सारे ही बच्चे क्यूट होते हैं। जब आपका बेबी होगा वो आई थिंक वर्ल्ड का सबसे क्यूटेस्ट बेबी होगा। well said. और क्या प्रेगनेंसी के टाइम म्यूजिक सुनने से बच्चा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता है? Music always calms your soul, settles your mind, so definitely it soothes the vibes. ओके। और प्रेगनेंसी में अगर कोई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न स्ट्रेस हो जाए या बहुत ज़्यादा रोना आए तो उससे बच्चे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, या उससे सुना है कि मिसकैरेज हो जाता है, इज़ दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं होता कि रोने से मिसकैरेज हो जाता है, बट हाँ अगर आपका स्ट्रेस होगा और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस से अपनी बॉडी में और केमिकल्स भी रिलीज होते हैं विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट, बट दैट पर से इटसेल्फ इज नॉट अ कॉज ऑफ अ मिसकैरेज। बट मैं चाहूँगी कि जब स्ट्रेस होता है यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, लिसन टू योर बॉडी, टेक द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट ग्रुप। आपके पार्टनर का भी वहाँ पे रोल आता है। लिसन टू गुड म्यूजिक, मे बी यू कैन ट्राई आउट मेडिटेशन एंड देर आर गुड बुक्स अवेलेबल, गुड म्यूजिक्स अवेलेबल। यू लिसन टू देम, टॉक टू योर प्रैक्टिशनर, मे बी शी कैन हेल्प यू आउट। ऑल राइट। और नारियल खाने से क्या बच्चा गोरा पैदा होता है? द डे एग एंड स्पर्म मीट, आपके बेबी का स्किन का कलर, आईज का कलर, हाइट, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। आप बाद में नारियल खाएं या ना खाएं, एवरीथिंग इज डिसाइड नाउ, राइट। एंड हाउ अबाउट हॉरर मूवीज़? मैंने सुना है हॉरर मूवीज़ देखने से बच्चे को बहुत स्ट्रेस होने लगता है और उसको मेंटल इफेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ सच है? ये भी सच नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर कंफर्टेबल। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर आपको ही देखने से स्ट्रेस हो रहा है देन डेफिनेटली उससे ये नहीं होगा कि बच्चे को इम्पैक्ट होगा, बट डेफिनेटली जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी के केमिकल्स हे वायर होते हैं। सो आप देखिए आप कितना कंफर्टेबल है। यू हैव टू मेक योर एनवायरनमेंट कंफर्टेबल एंड डू द थिंग्स एज पर योर ओन कंफर्ट। लिसन टू योर बॉडी।
So pregnancy all in all is a beautiful journey and thank you so much डॉक्टर. इतने सारे मिथ्स के बारे में हमें पता ही नहीं था कि सच्चाई क्या है, तो आज डॉक्टर ने यहाँ पे आके इनके बारे में हमें सच बताया. एंड देयर इज़ वन थिंग दैट आई थिंक वी ऑल शुड लर्न, दैट प्रेगनेंसी एज आई सेड इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी. और जितने भी मिथ्स हैं उनके लिए हम, या जो भी हमारे मन में डाउट्स आते हैं, गूगल या रील्स की सहायता ना लें. हम एक डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशली इफ़ द डॉक्टर इज़ लाइक डॉक्टर साधना शर्मा, देन शी विल मेक इट ऑल द मोर ईजी फॉर यू. एंड द काइंड ऑफ एनालॉजी दैट यू गिव डॉक्टर, उससे बहुत अच्छे से समझ में आया, ये सारे मिथ्स बर्स्ट हो गए. बिकॉज आई थिंक डॉक्टर साधना, मैंने जो ऑब्जर्व किया, देयर इज़ अ पर्सनल टच to whatever you're saying. So that really helps in the consultation and the confidence of new parents to be. Yeah. So I think I just want to say that please remember that pregnancy is not a disease. It's just a physical change in your body. Embrace the change. किसी भी जर्नी में ups and downs होते हैं. Embrace that, face that. Take the help of the partner, take the help of your friends, of your obstetrician, and face the music with a smile on your face. I think that will make it more easy. And now I know why you're one of the most trusted doctors in Gurgaon, Dr. Sadhna Sharma. It was so good to speak to you. मेरे personal खुद ऐसे बहुत सारी चीज़ें, doubts थे जो यहाँ पे आके मुझे उनका आंसर मिला. So I feel really grateful. Thank you. I too feel good talking to you. And I hope the viewers have liked it. So yes, again, Google और Reels की help ना लें. आप एक डॉक्टर के पास जाइए, because डॉक्टर ही आपको सही सलाह और सही कंसल्टेशन दे सकती है आपकी हेल्थ के हिसाब से. Right, डॉक्टर? Yeah. Thank you so much.